नमस्कार। हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। नाटक के विकास को जो 4 कालों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो इसके जो प्रथम 3 युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रसाद युग, इन तीनों की जो चर्चा है हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। पिछले भागों में हमने इसके बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे प्रसादोत्तर युग के नाटकों के बारे में। प्रसादोत्तर, इसे छायावादोत्तर भी कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के बाद का समय या छायावाद युग के बाद का समय। इस युग में सभी गद्य विधाओं ने अभूतपूर्व उन्नति की, क्योंकि इस समय भारत ने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वाधीनता की सुखद और स्फूर्तिदायक सांस ली थी। तो सभी विधाओं ने बहुमुखी उन्नति की। कहानी, उपन्यास, निबंध, इनके साथ साथ जो सूक्ष्म मनोभाव हैं या मनोवैज्ञानिक चित्रण हैं, उनको करने की दृष्टि से रिपोर्टाज, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवनी जैसी नई विधाएं भी सामने आई। तो अन्य विधाओं के साथ ही इस युग का नाटक साहित्य भी बहुत अधिक समृद्ध है और वैविध्यपूर्ण है। कथ्य की दृष्टि से बात करें या शिल्प की दृष्टि से बात करें, दोनों ही दृष्टियों से उसमें पर्याप्त विविधता भी देखने को मिलती है और कलात्मकता भी देखने को मिलती है। हिंदी नाटक जो है इस युग में आकर रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशाओं की ओर उन्मुख हुआ। इस युग से पहले नाटकों सहित सभी विधाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर जो है वह प्रमुख रूप से दिखाई दे रहा था। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हो रही थी, राष्ट्रीय चेतना पर बल था, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो राष्ट्रीय चेतना पर बल अधिक दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि आज़ादी मिल चुकी थी, नए भारत में नया निर्माण करना था, तो इस युग के साहित्यकारों ने, नाटककारों ने नव निर्माण पर अधिक बल दिया। नव निर्माण का स्वर इस युग की सभी विधाओं में सुनाई देने लगा और कथानक को गौण माना जाने लगा। अब कथा का स्थान कम हो गया और पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। तो मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टि से मानव मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनों को, मनोभावों को इस युग में अभिव्यक्ति मिली। अगर इस युग के प्रमुख नाटकों की बात करें तो एक एक नाटककार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उपेंद्रनाथ अश्क, इन्हें एक तरह से इस युग का पहला नाटककार कहा जा सकता है, इस दृष्टि से कि इन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। इनके जो प्रमुख नाटक हैं वे हैं जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, अंजो दीदी, अलग अलग रास्ते, पैंतरे, अंधी गली। जो इनका छठा बेटा नामक नाटक है, इसमें पिता पुत्र के परिवर्तित संबंधों को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। कैद और उड़ान नामक नाटक जो हैं ये प्रतीकात्मक नाटक हैं। जो इनका कैद नाटक है, कैद में सामाजिक रूढ़ियों और यंत्रणाओं की कैद में घुटती हुई नारी का चित्रण किया गया है। तो उड़ान में कैद और उड़ान दोनों में ही नाम से स्पष्ट होता है। उड़ान में रूढ़ियों से बाहर निकलकर मुक्त हवा में सांस लेती हुई नारी चित्रित की गई है। अंजो दीदी जो है यह उपेंद्रनाथ अश्क का सबसे अधिक प्रौढ़ नाटक माना जाता है, अर्थात नाट्य कला की दृष्टि से
इसमें प्रौढ़ता देखने को मिलती है। विष्णु प्रभाकर, इनके 2 नाटक चर्चित रहे हैं, डॉक्टर और समाधि। जो इनका डॉक्टर नामक नाटक है, यह मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इस नाटक में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, इनके कोणार्क, शारदिया, पहला राजा नामक नाटक प्रसिद्ध है। कोणार्क नाटक में जो मंचीय सार्थकता है और नई जटिल जीवनानुभूतियों की जो अभिव्यक्ति है वह दिखाई देती है। शारदीय इनका ऐतिहासिक नाटक है और तीसरा नाटक जो पहला राजा नाम से है, यह ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। पृष्ठभूमि इसमें ऐतिहासिक पौराणिक जरूर है, लेकिन युगीन समस्या को ही, युगीन संदर्भ को ही इसमें उठाया गया है। जो धर्मवीर भारती है, इनका गीति नाट्य अंधा युग नाम से जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यह महाभारत की कथा पर आधारित है, लेकिन इसमें आधुनिक भावबोध को ही रूपायित किया गया है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से और प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान, कृष्ण की मृत्यु तक के जो क्षण हैं, उस समय तक की कथा इसमें ली गई है। इस गीति नाट्य की जो रचना है वह युद्ध के बाद की भयंकरता दर्शाने के उद्देश्य से की गई है। महाभारत के युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, या कहें किसी भी युद्ध के बाद जो स्थितियां उत्पन्न होती है, जो भयंकरता दिखाई देती है, जो निरर्थकता दिखाई देती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो युद्धजन्य वर्तमान कालिकता को इसमें प्रासंगिकता दी गई है। लक्ष्मी नारायण लाल के कई नाटक सामने आए इस युग में। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। जो इनका अंधा कुआं नाटक है, इसमें शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को विषय बनाया गया है। मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास है। तो सुंदर रस और सूखा सरोवर इनके प्रतीकात्मक नाटक है। सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को स्थान दिया गया है, और जो सूखा सरोवर है इसमें व्यष्टि को समष्टि के लिए बलिदान करते हुए बताया गया है। जो मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू नाटक है, ये आधुनिक जीवन की संवेदना को लेकर के लिखे गए हैं। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, 3 इनके प्रसिद्ध नाटक है। ये तीनों ही नाटक गहन मानवीय त्रासदी को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत आदि से जुड़ा हुआ है। लहरों के राजहंस नाटक, इसमें राग विराग के द्वंद्व को उभार कर आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है। इसका जो कथानक है अश्वघोष के सौदर नंद पर आधारित है। तीसरा नाटक आधे अधूरे जो हैं, यह समाज की विसंगतियों से सीधे जूझने वाला नाटक है, अर्थात यह यथार्थवादी नाटक है, पूरी तरह से आधुनिक नाटक है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष, विडंबनाओं, हर पात्र के आधे अधूरेपन को चित्रित करने वाला नाटक है।
जो प्रसादोत्तर युग है, इसमें धर्मवीर भारती का तो अंधा युग आया ही, इसके अलावा भी कई गीति नाट्यों की रचना हुई, जिनमें सुमित्रानंदन पंत के रजत शिखर, शिल्पी और सौवर्ण प्रमुख हैं। सेठ गोविंद दास का स्नेहया स्वर्ग, गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई प्रमुख हैं। जो सेठ गोविंद दास का स्नेहया स्वर्ग नाटक है, ये यूनान के एक पौराणिक आख्यान पर आधारित है। गिरिजा कुमार माथुर का जो कल्पांतर है, यह कोई अधिक श्रेष्ठ नाटक नहीं बन पाया है। दुष्यंत कुमार का जो गीति नाटक है एक कंठ विषपाई, इसमें दक्ष यज्ञ के समय, पार्वती के पिता दक्ष, उनके यज्ञ के समय पति के अपमान को देखकर पार्वती दग्ध हो जाती है, जल जाती है। उस कथा पर इस नाटक को आधारित किया गया है। प्रसादोत्तर काल में पुरानी पीढ़ी के नाटककार भी अभी तक लिख रहे थे, जिनमें सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद प्रमुख हैं। इस युग में आधुनिकता की प्रक्रिया को महत्व देने वाले कुछ रंग नाटक भी सामने आए, जिनमें विपिन कुमार का तीन अपाहिज, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग, गिरिराज किशोर का नरमेध, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी प्रमुख है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा जो नाटक है उसका विकास मंद गति से हुआ, धीरे धीरे हुआ। इसके लिए दो कारण माने जा सकते हैं। एक तो मंच का अभाव, क्योंकि नाटक के लिए मंच की आवश्यकता होती है और मंच का अभाव इसकी मंद गति का एक कारण माना जा सकता है। और दूसरा इस विधा का अपना स्वरूप, इसका स्वरूप ही कुछ इस प्रकार है, यह भी इसकी धीमी गति के लिए कारण रहा है। लेकिन भले ही इसने शुरुआत में अपनी गति धीमी रखी हो, लेकिन आज तक पहुँचते पहुँचते इसने विकास की ऊंचाइयों को छू लिया है और निरंतर यह आगे बढ़ रहा है। निरंतर इसके विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं के नाटकों के अनुवाद भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नए नए संदर्भों को लेकर के, समसामयिक संदर्भों को लेकर के नाटक अपनी नई दिशाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का न्याय की रात, विनोद रस्तोगी का आज़ादी के बाद, इनमें स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार को विषय बनाया गया है। नरेश मेहता का सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर, इनमें पीढ़ीगत संघर्षों को दर्शाया गया है। शिव प्रसाद सिंह का घंटियां गूंजती है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, ये नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी नाटक जो है निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। उसने अपने आप को समय के साथ जोड़ लिया है, नए नए विषयों को, समसामयिक संदर्भों को आधार बनाकर, और कथ्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से समृद्ध होकर नए रूप में सामने आ रहा है। धन्यवाद।